बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नरेंद्र मोदी की गारंटियों के भरोसे मैदान में उतरी थी। पार्टी को अपने से ज्यादा भरोसा मोदी और उनकी गारंटियों पर था। चुनाव भाजपा नहीं, मोदी लड़ रहे थे। चुनाव भाजपा के घोषणा पत्र पर ना लड़कर मोदी की गारंटियों पर लड़ा गया। मतलब युद्ध में भाजपा की सेना नहीं, सेनापति मोदी अकेले लड़ रहे थे। ऐसे में जो नतीजा होना था वह सामने है और उसकी जिम्मेदारी भी मोदी को ही लेनी चाहिए थी। मोदी और शाह से कहीं अधिक 8 लाख वोट शिवराज सिंह चौहान को मिले, लेकिन पार्टी में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। पार्टी के बाहर शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के योग्य व्यक्ति बता रहे हैं। शिवराज और गडकरी को हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मिला, बल्कि दोनों को ही उनके जनहित में किए गए कार्यों के कारण मिला। प्रायः चुनावी युद्ध में विजय दिलाने वाले रणनीतिकार अमित शाह पर सेनापति ने आंख मूंद कर भरोसा किया। युद्ध में विजयी तो हुए, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह निकले मोदी भाजपा शासित राज्यों में ही लड़खड़ा गए। खुद को अजेय समझने वाले मोदी पार्टी के 50% प्रत्याशियों को भी विजय नहीं दिला पाए, जिनके लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने रैलियां और रोड शो किए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मोदी ने 8 लोकसभा सीटों पर रैलियां की और विजय मिली सिर्फ 3 पर। 24 राज्यों में 2 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान करीब 180 रैलियां की और स्ट्राइकिंग रेट 50% रहा। खुद तो लांछित हुए ही भगवान राम की साख पर भी पट्टा लगाने का अपराध किया। अरे राम के नाम पर तो निर्धन, असहाय, कमजोर, भिखारी भीख मांगते हैं। आप युद्ध में ही कमजोर और असहाय बनकर उतरे थे, योद्धा की तरह नहीं, जो अपने शौर्य, पराक्रम और कर्मठता से युद्ध संग्राम में जाते हैं। चुनावी वाकयुद्ध में जिन शस्त्रों का उपयोग किया गया वो सब जंग लगे हुए और भोथरे साबित हुए, विपक्ष पर बेअसर साबित हुए। बेरोजगारी और महंगाई जैसे अस्त्र जिनसे चुनाव लड़ा जाता है आपके पास थे ही नहीं। पूरे चुनाव प्रचार में बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े सरकारी तंत्र से जारी करवाते रहे, लेकिन अपने मुंह से कभी कभार उनका उपयोग किया, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पर आपको ही संदेह था और मतदाता भी इन 2 मुद्दों के दर से करा रहे थे। 7 चरणों में हुए चुनाव में मतदाता को छूने वाले मुद्दों पर चुनाव न लड़कर धर्म और मतदाता की आस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें भाजपा ने छेड़ी और हर चरण में उसे इसका नुकसान उठाना पड़ा। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर हुए मतदान से पहले भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया, तो भाजपा को 2019 में मिली 37 सीटों से कम होकर 31 सीटें रह गईं और इंडिया की 7 से बढ़कर 53 हो गई। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में 13 राज्यों में 89 सीटों पर मतदान हुआ और इसमें मोदी जी ने मंगलसूत्र छीन लेने जैसी बातें कही, तो मतदाताओं ने 2019 में भाजपा की 57 सीटों में से 5 सीटें छीनकर 52 सीटें दी और इंडिया को 17 से बढ़ाकर 27 सीटें दी। साथ में ही तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। 12 राज्यों की 94 सीटों पर हुए मतदान से पहले विरासत कर के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान से दूरी बना ली। मोदी उस मुद्दे पर बुरी तरह पिटे जब मतदाताओं को पता लगा कि राजीव गांधी ने ही तो विरासत कर का कानून समाप्त किया था। इस आरोप पर मोदी की तब और किरकिरी हुई जब इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए राजीव ने विरासत कर समाप्त किया, ऐसे बयान उन्होंने दिए। क्योंकि इंदिरा गांधी की ऐसी कोई संपत्ति भाजपा बता पाने में विफल रही। नतीजा यह हुआ कि 2019 में भाजपा को मिली 70 सीटों में से 54 सीटें रह गई और इंडिया की सीटें 18 से 24 हो गई। 13 मई को चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए हुए मतदान से पहले रंगभेद पर दिए गए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा ले लिया। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और फिर मुंह की खाई। इंडिया की सीटें तो 3 से 22 हो गई, लेकिन भाजपा 2019 में 58 सीटों से घटकर 55 पर आ गई।
20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर हुए मतदान से पहले भाजपा ने दांव चला कि इंडिया सत्ता में आया तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा देगा, बुलडोजर चलवा देगा। यह दांव भी उल्टा पड़ा। मतदाता भाजपा की इस झांसे में नहीं आया। मतदाताओं को यह सोच के इस बात पर विश्वास नहीं किया कि जिस कांग्रेस ने गर्भगृह से ताला खुलवाया था, भला वो कांग्रेस राम मंदिर पे बाबरी ताला क्यों कर लगवाएगी। 2019 में 46 सीटें पाने वाली भाजपा को इस बार 20 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और इंडिया 1 से 23 सीटों पर पहुंच गया। 26 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 53 सीटों पर मतदान हुआ और भाजपा ने इस चरण में कर्नाटक में आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण के विरोध में कांग्रेस पर हमलावर रही। भाजपा की इस दोहरे चरित्र पर मतदाता सशंकित रहा कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण शुरू करने वाले जेडीएस के देवेगौड़ा और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण के समर्थक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन में भाजपा चुनाव लड़ रही है और विरोध कांग्रेस का कर रही है। भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर पूरे चुनाव प्रचार में विपक्ष पर हमला रहा। 1 जून को अंतिम चरण और 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान से पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे को भाजपा ने फिर उठा लाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि मतदाता यह महसूस कर रहा था कि सामान्य जनजीवन में तो भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं, बढ़ा ही है। सिर्फ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से मतदाताओं को तो कुछ लाभ होना नहीं। विपक्ष को भ्रष्ट बताकर भाजपा चुनावी लाभ लेना चाह रही है। इस चरण में भी भाजपा को 18 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में 36 सीटें प्राप्त करने वाली भाजपा को 18 सीटें मिली और इंडिया 9 से 30 पर पहुंच गई। शायद अब समझ में आ गया होगा कि राम और मंदिर से मतदाता को अल्पकाल के लिए उत्साहित किया जा सकता है, नारे लगवाए जा सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई की पीड़ा तब तक सालती है जब तक ये दूर ना हो जाए। अगर ऐसा ना होता तो रामनगरी अयोध्या से ही भाजपा नहीं हारी, चित्रकूट, रामेश्वरम आदि अनेक लोकसभा सीट से पार्टी हारी, जो स्थान राम के नाम से जाने जाते हैं। खुद मोदी की जीत का अंतर 2019 की तुलना में 1/3 रह गया। इसका मतलब जिस गंगा ने उन्हें वाराणसी बुलाया था, उसी वाराणसी के लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय और मोदी के कद में जमीन आसमान का अंतर है। उस दृष्टि से अजय राय से मोदी की जीत का अंतर 1.5 लाख वोटों का बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस को भी लगता होगा कि वाराणसी से मोदी के सामने अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा दिया जाता तो मोदी की जीत मुश्किल हो सकती थी। मोदी से कहीं अधिक अंतर से रायबरेली से राहुल गांधी लगभग 3,90,000 वोटों के अंतर से जीते। भाजपा को समझना होगा कि चुनाव अवतारों के बीच नहीं, बायोलॉजिकल प्रत्याशियों के बीच ही लड़ा जाता है। 2 टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।